गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। सभी विद्यार्थियों को और उनके सम्मानित अभिभावकों को हमारा सप्रेम नमस्ते। प्यारे विद्यार्थियों, काफ़ी समय से वीडियो जारी नहीं किए थे। कोविड-19 की जो महामारी चल रही थी, लेकिन आज फिर समय निकालते हुए वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। और जो फर्स्ट लेसन हमने आपको क्लियर कर दिया था, आज से आपको इंटरमीडिएट का सेकंड लेसन पुष्पीय पौधों में जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, इसकी आज हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं। सारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप देख रहे हैं, सेकंड लेसन जो हमारा है वो कह रहा है कि पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन। तो प्यारे बच्चों, पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले पुष्पीय पौधों का जो एक महत्वपूर्ण करैक्टर है, पुष्प का उपस्थित होना। तो हमें सबसे पहले पुष्प फ्लावर के करैक्टर्स को, संरचना को भली भांति समझना होगा। जब हम फ्लावर की संरचना को समझ लेंगे, उसके बाद हम फ्लावर के प्रत्येक पार्ट्स के में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करेंगे या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भाग लेंगे, उन सभी भागों को बारी बारी से पढ़ेंगे, केयरफुली उनका अध्ययन करेंगे, जिससे मैं इस अध्याय के सभी एकेडमिक पॉइंट, बेसिक पॉइंट और कॉम्पिटिटिव पॉइंट्स हमारे क्लियर होते चलेंगे। तो आइए डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले चर्चा करते हैं पुष्पीय पौधों पर। तो जैसे कि आप लोग जानते ही होंगे कि पुष्पीय पौधे क्या है। पुष्पीय पादप, इंग्लिश में बोलते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स। प्यारे बच्चों, ऐसे पौधे जिनमें पुष्प उपस्थित होते हैं, ऐसे पौधों को हम पुष्पीय पादप कहते हैं। और इन्हीं पौधों को हम कहते हैं आवृतबीजी, आवृतबीजी पादप। इंग्लिश में बोलते हैं एंजियोस्पर्म प्लांट। प्यारे बच्चों, तो यहां पर एक पॉइंट ये क्लियर हुआ है कि पुष्पीय पौधे आवृतबीजी पौधे कहलाते हैं, एंजियोस्पर्म प्लांट कहलाते हैं। ऐसे प्लांट जिनमें फ्लावर उपस्थित होता है, फ्लावर पाया जाता है, ऐसे पौधों को हम एंजियोस्पर्म प्लांट या आवृतबीजी पौधे बोलते हैं। प्यारे बच्चों, अब पुष्प इनमें उपस्थित है, तो ऐसे पौधों के लिए एक नाम और दिया जाता है क्रिप्टोगैमस, फेनेरोगैमिया। प्यारे बच्चों, पुष्प क्या है? तो आइए पहले फ्लावर के विषय में हम लोग पढ़ते हैं कि फ्लावर जो स्टेम होता है, तना होता है, जैसे ये तना देख रहे हैं आप, इस तने पर एक होता है एपिकल बड, जिससे तने की लंबाई वृद्धि होती जाती है। यहीं पर तने पर गांठें पाई जाती हैं, जहां पर एक पाया जाता है लैटरल बड। ठीक ध्यान से पूर्वक सुने आप लोग, लैटरल बड पाए जाते हैं। इन्हीं लैटरल बड से ही ब्रांच, शाखाओं का विकास होता है, फिर लीफ का विकास होता है और फ्लावर का विकास होता है। तो फ्लावर जो है ना, वो लैटरल बड से एक मॉडिफाइड पार्ट है, या स्टेम का एक मॉडिफाइड पार्ट जो होता है, उसको हम फ्लावर बोलते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, फ्लावर जो है, इसमें मुख्य रूप से 4 पार्ट होते हैं, और इन 4 पार्टों को हम 2 हिस्सों में डिवाइड करके पढ़ेंगे। तो
तो ये 4 पार्ट फ्लावर में कौन से होते हैं, आइए ध्यान देते हैं। पहला पार्ट होता है एक्सेसरी पार्ट और दूसरा पार्ट होता है रिप्रोडक्टिव पार्ट। प्यारे बच्चों, आप लोगों को ये बात क्लियर हो गई होगी कि हमने आपको बताया कि पुष्प में 4 समूह होते हैं। इन समूहों का अध्ययन हम 2 भागों में बांट करके करेंगे। पहला पार्ट जो होता है वो पुष्प का सहायक भाग होता है, सहायक भाग, और दूसरा होता है जनन भाग। प्यारे बच्चों, अब जो सहायक भाग होते हैं पुष्प के, उसमें 2 समूह होते हैं। 2 समूहों से मिलकर के पुष्प का एक्सेसरी पार्ट बनता है। पहला समूह कहलाता है कैलिक्स और दूसरा करोला। कैलिक्स को हम हिंदी में बोलते हैं बाह्य दल पुंज और करोला को बोलते हैं हम दल पुंज। ठीक है। इसी प्रकार से जो जनन भाग होता है पुष्प का, ये भी 2 भागों में बटा होता है। एक होता है एंड्रोशियम और एक होता है गाइनोशियम। एंड्रोशियम को हिंदी में बोलते हैं पुमांग और गाइनोशियम को हिंदी में बोलते हैं हम जायांग। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको पुष्प के 2 पार्ट भी दिख रहे हैं, एक्सेसरी पार्ट और रिप्रोडक्टिव पार्ट। लेकिन अब जब हमने आपको एक्सेसरी पार्ट के दोनों पार्ट्स बताए हैं, कैलिक्स और करोला, और रिप्रोडक्टिव पार्ट के भी दोनों पार्ट बता दिए हैं, एंड्रोशियम और गाइनोशियम। अतः अब पुष्प को आपके 4 भाग आपको दिख रहे होंगे, कैलिक्स नंबर 1, नंबर 2 करोला, नंबर 3 एंड्रोशियम और नंबर 4 गाइनोशियम। तो प्यारे बच्चों, एक कंप्लीट पुष्प में, यानी पुष्प में एक जो कंप्लीट पुष्प होता है उसमें ये 4 भाग उपस्थित होंगे। कंप्लीट फ्लावर, 4th पार्ट प्रेजेंस, यानी कि जिनमें ये सभी भाग पाए जाएंगे, ऐसे पुष्प कंप्लीट पुष्प कहलाएंगे। और इनमें से यदि कोई भी एक पार्ट नहीं होता है तो ऐसे पुष्प इनकम्प्लीट फ्लावर कहलाएंगे। तो ये पॉइंट भी आप लोगों को यहाँ पर सीखना है। इनकम्प्लीट फ्लावर, इनकम्प्लीट फ्लावर में क्या होता है कि हमने आपको बताया कि इन 4 पार्टों में से कोई एक पार्ट नहीं होगा, वो पार्ट होता है एंड्रोशियम या गाइनोशियम। ठीक है। तो इनकम्प्लीट फ्लावर वो होते हैं जिसमें एंड्रोशियम तो है लेकिन गाइनोशियम नहीं है। अगर एंड्रोशियम है तो ऐसा फ्लावर मेल फ्लावर कहलाएगा, और अगर गाइनोशियम है तो ऐसा फ्लावर फीमेल फ्लावर कहलाएगा। तो पुष्प की यहाँ पर हमको 2 विशेषताएं भी समझ में आई कि फ्लावर में सभी ये आवश्यक नहीं है कि 4 पार्ट उपस्थित हों। अगर ये 4 पार्ट उपस्थित हैं, कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम, तो पुष्प कंप्लीट कहलाता है। और अगर ये 4 पार्ट नहीं है तो ऐसा पुष्प इनकम्प्लीट कहलाता है। यदि पुष्प में एंड्रोशियम उपस्थित है लेकिन गाइनोशियम नहीं है तो ऐसा पुष्प मेल फ्लावर कहलाएगा। और यदि पुष्प में गाइनोशियम उपस्थित है, एंड्रोशियम एब्सेंस है, तो ऐसा पुष्प फीमेल फ्लावर कहलाएगा। और ऐसे पुष्प इनकम्प्लीट फ्लावर कहलाएंगे। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको यहाँ तक के ये सभी पॉइंट समझ में आ गए होंगे। जैसे हमने आप बताया कि आवृतबीजी पौधे या पुष्पी पौधों को हम आवृतबीजी या एंजियोस्पर्म प्लांट कहते हैं। इन पौधों में विशेषता ये होती है कि फ्लावर पाए जाते हैं और फ्लावर जो होते हैं वो स्टेम के लैटरल वर्ड्स के मॉडिफिकेशन से उत्पन्न होते हैं। फ्लावर में 2 पार्ट होते हैं, एक्सेसरी पार्ट और रिप्रोडक्टिव पार्ट। एक्सेसरी पार्ट में भी 2 पार्ट होते हैं, कैलिक्स, करोला, और रिप्रोडक्टिव पार्ट में भी 2 पार्ट होते हैं, एंड्रोशियम और गाइनोशियम। प्यारे विद्यार्थियों, आइए अब यहाँ पर आगे चर्चा बढ़ाते हैं कि जो कैलिक्स है, करोला है, एंड्रोशियम है और गाइनोशियम है, ये पुष्प के 4 समूह हैं, ग्रुप हैं।
अर्थात मेरे कहने का तात्पर्य है कि जो कैलिक्स है एक समूह के रूप में उपस्थित है, अर्थात इसमें बहुत सी इकाइयां मिली हुई हैं तब कैलिक्स की रचना कर रही हैं। उसी प्रकार से करोला में भी बहुत सी इकाइयां मिली हुई हैं, यूनिट्स मिली हुई हैं, तब जाके करोला की रचना हो रही है। इसी प्रकार से पुष्प में एंड्रोशियम भी एक ग्रुप है जो बहुत सी इकाइयों से मिलकर के बन रहा है, और गायोरिशियम भी एक ग्रुप है जो बहुत सी इकाइयों से मिलकर के बन रहा है। आइए अब हम लोग इनकी इकाइयों के विषय में भी चर्चा करते हैं, लेकिन उससे पहले हम जान लें कि एंड्रोशियम जो होता है वो पुष्प का मेल ऑर्गन्स होता है, ये भी ध्यान रखेंगे। तो पुष्प का मेल ऑर्गन्स क्या होता है? एंड्रोशियम, हिंदी बोलेंगे पुमंग। ऐसे ही गायोरिशियम जो होता है वो पुष्प का फीमेल ऑर्गन्स होता है। अब आइए बच्चों इनकी यूनिट्स के विषय में पढ़ते हैं। तो कैलिक्स जो है ना एक ग्रुप है, ये सभी क्या है? ग्रुप। मैंने अभी यहाँ बताया समूह होते हैं, अभी मैं आपको इसके डायग्राम में भी आपको शो करके बताऊंगा। ये भी ग्रुप है, ये भी एक ग्रुप है, और ये भी एक ग्रुप है। तो इनकी यूनिट्स क्या है? तो अब यूनिट्स देखिए। कैलिक्स की यूनिट होती है सेपल, जिसको हम हिंदी में कहते हैं वाहदल। तो प्यारे बच्चों पुष्प में वाहदल जो होते हैं यही मिलकर के कैलिक्स बनाते हैं। तो कैलिक्स क्या है? एक ग्रुप है, और इकाई क्या है? सेपल। सेपल इज द यूनिट ऑफ कैलिक्स। बहुत से सेपल्स मिलकर के कैलिक्स की रचना करते हैं, और ये पुष्प का सबसे बाहरी चक्र है, इसीलिए इसका नाम रखा गया वाहदल पुंज। पुष्प का सबसे बाहरी समूह, पुंज मीन्स होता है समूह। क्लियर? ठीक है। अब आइए डियर स्टूडेंट्स, करोला। करोला भी एक समूह है, और इसकी भी एक यूनिट है जिसका नाम होता है पेटल, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं दल। तो करोला एक समूह है, पेटल इसकी एक इकाई है। और ये सभी आपके बेसिकली क्वेश्चंस भी बनते हैं जो आपसे पूछे जाते हैं कि यूनिट्स ऑफ करोला, तो आप बोलेंगे पेटल्स। यूनिट्स ऑफ कैलिक्स सेपल, ग्रुप ऑफ सेपल कैलिक्स, ग्रुप ऑफ पेटल करोला। और ये दोनों ही पार्ट कैलिक्स और करोला पुष्प के सहायक जनन अंग हैं। इनको सहायक जनन अंग इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये एंड्रोशियम और गायोरिशियम की सुरक्षा किए हुए हैं। एंड्रोशियम और गायोरिशियम के चारों ओर फैले हुए हैं, इसीलिए इनको हम सहायक जनन अंग कहते हैं। इसके अतिरिक्त जो करोला होते हैं ये कलरफुल होते हैं, कीटों को आकर्षित करते हैं, जिससे पॉलिनेशन की, परागण की क्रिया होती है, जो जनन में सहायक है। इन मुद्दों पर आगे के टॉपिकों पर विस्तृत रूप से भी हम आपसे चर्चा करेंगे। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स, एंड्रोशियम की जो यूनिट होती है वो होती है स्टैमेन, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम पुंकेसर। ओके, ठीक है। गायोरिशियम की यूनिट होती है प्यारे बच्चों कार्बन, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम अंडा। ठीक है, या स्त्री केशर, स्त्री केशर। प्यारे बच्चों, तो यहां पर हमने समूह के साथ साथ अब उनकी यूनिट्स भी बताएंगे। आइए पॉइंट और बताते हैं कि कैलिक्स में कुछ विशेषताएं भी देखने को मिलती है हमको कि कुछ पुष्पों के जो कैलिक्स सेपल्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं। जैसे ये सेपल्स हैं, आपस में पृथक पृथक लगे रहते हैं अलग टाइप से। तो इस कंडीशंस को हम पॉलीसेपलस कहेंगे। ठीक है, ये कुछ कंडीशंस आप याद रखेंगे। अगर ये सभी सेपल्स आपस में यूनाइटेड है, जुड़े हुए हैं, सभी सेपल्स, ये सेपल है, ये भी सेपल है, ये भी सेपल, तो इस कंडीशंस को हम गैमोसेपलस कहते हैं। प्यारे बच्चों, सेपल्स जो होते हैं वो पुष्प में मोस्टली ग्रीन कलर के होते हैं। ओके, अगर इनका कलर पेटल्स के अनुरूप होता है तो ऐसे सेपल्स पेटेलॉइड कहलाते हैं। आइए, यही कंडीशन यहाँ पेटल्स में भी देखने को मिलती है। अब जैसे कि यहाँ अलग अलग सेपल्स कहाँ मिलेंगे पॉलीसेपलस कंडीशन, तो ये हमको सरसों में मिलते हैं। अब गैमोसेपलस कंडीशन हमको देखनी है
तो ये गैमोसेपलस कंडीशंस हमको मिलती है गुड़हल में, यानी गुड़हल के सेपल्स आपस में यूनाइटेड होते हैं। सेपल्स इज यूनाइटेड सो इज कॉल्ड टू गैमोसेपलस, सेपल्स इज फ्री सो इज कॉल्ड टू पॉलीसेपलस। ठीक है, अब पेटल्स में भी यही कंडीशंस है। अगर पेटल्स सभी अलग अलग हैं तो कंडीशंस क्या कहलाएगी? पॉलीपेटलस। और सभी पेटल्स या जुड़े हुए हैं तो कंडीशन कहलाएगी गैमोपेटलस। ये मोस्टली कलरफुल होते हैं, जैसे गुलाब में देखा गुलाबी रंग की आप पत्तियां देखते होंगे, पेटल्स है। गुड़हल में आपने लाल रंग के पुष्प में देखे होंगे, उनके पेटल्स हैं। कमल में भी आपने देखे, विभिन्न कलरफुल आप देख रहे हैं, ये पेटल्स होते हैं। और उन पेटल्स में भी दो स्थितियां देखने को मिलती है। अगर पेटल्स जुड़े हुए हैं तो गैमोपेटलस है, और पेटल्स यदि अलग अलग है तो इनको हम पॉलीपेटलस कहते हैं। और ये दोनों ही पार्ट जनन में सहायता करते हैं, इसलिए हमको एसेक्सुअली पार्ट कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, अब पुमंग में स्टेमिन्स। स्टेमिन्स एक इकाई है। स्टेमिन्स के दो पार्ट्स होते हैं, एक ऊपर का फूला हुआ भाग कहलाता है एंथर, और नीचे तंतुनुमा संरचना कहलाती है फिलामेंट। एंथर को हम हिंदी में बोलते हैं परागकोश, और फिलामेंट को हम बोलते हैं पुतंतु। अब यहाँ पर स्टेमिन्स की भी संख्या हमने बताया था कई होती है। ठीक है, और ये एक ही पुष्प में एक ही स्थान पर लगे हो सकते हैं तो मोनोएडल्फस कहते हैं। जैसे गुड़हल में कहीं कभी दो स्थानों पर लगे होते हैं, दो स्थानों पर लग जाते हैं तो डाईएडल्फस। जैसे लेग्यूमिनेसी मटर में पाया जाता है। पॉलीएडल्फस जब बहुत से संघों में लगे होते हैं, बहुत से स्थानों पर जो मतलब उपस्थित होते हैं, तो इस कंडीशन को पॉलीएडल्फस कहते हैं। जैसे रेननकुलस में जायांग डिएशुल कार्पल्स जो होते हैं, तो कार्पल्स भी कई इकाइयों का रूप है जो जायांग का निर्माण कर रहा है। अब इसमें कार्पल्स में भी हमें दो कंडीशंस देखने को मिल जाती हैं कि अगर कार्पल्स एक ही है, वन, कार्पल कितना है? वन, तो कंडीशन कहलाती है यूनिकार्पेलरी, यानी एक ही कार्पल्स उपस्थित है। और जब कार्पल्स मैनी बहुत से होते हैं तो कंडीशन कहलाती है मल्टी कार्पेलरी। प्यारे बच्चों, आप लोग समझ रहे होंगे, हमने आपको बताया कि अगर कार्पल्स एक ही है तो प्यारे बच्चों इस प्रकार की कंडीशन यूनिकार्पेलरी या मोनोकार्पेलरी भी बोलते हैं, मोनोकार्पेलरी कहलाती है। इसमें कार्पल्स की संख्या एक होती है। और मल्टी कार्पेलरी का मतलब होता है मैनी कार्पल्स, जब पुष्प में जो जायांग की रचना हो रही है, जो गायोनेशियम रचना हो रही है, वो बहुत से कार्पल्स से हो रही है, तो ये कंडीशन मल्टी कार्पेलरी कहलाती है। और मल्टी कार्पेलरी में हमको दो स्थितियां देखने को मिलती हैं। अगर सभी कार्पल्स आपस में जुड़े हुए हैं तो इस कंडीशंस को हम कहते हैं सिनकार्पस। क्या कहते हैं? सिनकार्पस। और सभी कार्पल्स अगर अलग अलग हैं तो इनको हम कहते हैं एपोकार्पस। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके डायग्राम के रूप में आपको दिखाऊंगा।